हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा पिछला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 5, जो कि रहेगा हमारा कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार है। सबसे पहले इसने पूछा है कि एक खोखले बेलन का द्रव्यमान दिया है 3 किलोग्राम तथा त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस पर एक डोरी क्या कर दी, लपेट दी गई है। यदि इस डोरी को 30 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है तो बेलन का कोणीय त्वरण कितना होगा। कोणीय त्वरण पूछा है, 4 ऑप्शन सी रहे आपके। नीट 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिया हुआ है लिख लेंगे। क्या दे रखा है, बेलन का द्रव्यमान कितना दिया है, 3 किलोग्राम, और त्रिज्या कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 0.4 मीटर आ गया। फिर हम जानते हैं कि चूंकि बलाकोण तथा कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है, टो बराबर आई अल्फा। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1। माना बेलन चित्रानुसार y अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करेगा। अब जैसे मान लो ये आपका बेलन है, ठीक है। इसके आसपास मैंने क्या लपेट दी, डोरी लपेट दी। अब मैं जब डोरी को एकदम से खींचूंगा तो ये y अक्ष का मान लिया अपन ने, इसके केंद्र से गुजरने वाली जो y अक्ष है, इसकी मुख्य अक्ष जो थी बेलन की, उससे गुजरने वाली y अक्ष के सापेक्ष क्या करेगा, रोटेशन करेगा, घूमेगा। ठीक है। तो घूमेगा, ये वही वाली कंडीशन है जैसे अगर आपका कोई भंवरा होता है, भंवरा टॉप भंवरा होता है, वो यहाँ से तिकोना होता है। ठीक है। तो उसको जब हम, उसमें भी यही करते हैं वास्तव में। यहाँ पे डोरी लगी होती है, उस डोरी का एक सिरा अपने हाथ में होता है, इसको एकदम से खींचते हैं अपन कोई बल लगा के। तो इस सिरे को खींचने से क्या करता है, भौरा रोटेशन करता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे रोटेशन करेगा। ठीक। तो उसने रोटेशन के लिए ये नहीं पूछा कि कितना घूमेगा, उसने पूछा है कि त्वरण कितना होगा। ठीक है। उसके घूमने के लिए त्वरण कितना होगा। तो इसके पास उत्पन्न बलागुण क्या हो जाएगा, टो बराबर एफ इंटू आर। कैसे आया, बलागुण होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंब दूरी, ये तो होता है बल। ठीक है। और आर होता है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद एफ तो है आपका कितना, 30 न्यूटन। ठीक है। तो 30 रख दिया। और आर, आर यहाँ पे घूर्णन अक्ष क्या है, वाई अक्ष। ठीक है। और आर क्या हो जाएगी, दूरी। ये जो इसकी त्रिज्या होगी बेलन की, वो घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी, जो कि कितनी है, 0.4 मीटर। सोल्व करेंगे कितना आया, 12 न्यूटन इंटू मीटर आया आपका टॉर्क, यानी कि बलाघूर्ण। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या जाएगा, टो अपॉन आई। तो अल्फा बराबर टो अपॉन आई। तो टो का मान रखते हैं यहाँ पे 12, और आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता है हमारा आई। अब चूंकि यहाँ पे क्या लिया है हमने, खोखला बेलन लिया है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि खोखले बेलन का इस उसकी मुख्य अक्ष, यानी कि खोखला अगर कोई बेलन है, ठीक है, जैसे मान लो एक खोखला बेलन है, इसकी मुख्य अक्ष होती है इसके केंद्र से गुजरने वाली ये लाइन। ठीक है। इसकी मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है इसका, वो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण। तो एम आर स्क्वायर लिख दिया, एम का वैल्यू रख दिया, आर का वैल्यू रख दिया 3, एम का वैल्यू तो 3 और आर का वैल्यू 0.4। तो सोल्व करेंगे तो क्या है, 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 25 रेडियन प्रति सेकंड। सॉरी, मैंने गलत लगा दिया। ये गलती आप भी कर सकते हो, क्योंकि 25 तो सही आंसर है, लेकिन पीछे इकाई क्या लिखी है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, जबकि इसकी इकाई क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर इकाई वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है एक घूर्णन करते पहिए पर एक तात्कालिक बिंदु की स्थिति, स्थिति सदिश है ये। ठीक है। स्थिति सदिश कह सकते हो या स्थिति का फलन बोल सकते हो उसे, स्थिति का फलन। स्थिति का फलन क्या दिया हुआ है इसने, थीटा टी इज इक्वल टू 2t³ माइनस 60 स्क्वायर समीकरण से दी गई है। यानी कि किसी बिंदु का स्थिति का फलन है ये। ठीक है। टी के रूप में कितने समय पश्चात पहिए का बलागुण 0 होगा। सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2011 का एक क्वेश्चन है। ठीक है। बलागुण 0 कब होगा ये पूछी उसने कंडीशन।
थीटा टी कितना दिया हुआ है 2t³ माइनस 6t²। बलागुण जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, टो बराबर आई अल्फा लगाया, तो टो क्या होना चाहिए जीरो, तो यानी कि यहाँ जीरो रख दिया। अब इन दोनों का गुणनफल जीरो कब होगा, जब या तो आई जीरो हो या अल्फा जीरो हो। अब आई क्या होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एम आर स्क्वायर। अब आर त्रिज्या कभी जीरो हो नहीं सकती, द्रव्यमान कभी शून्य हो नहीं सकता, तो यानी कि आई कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद वैसे जीरो तो हो सकता है, बल आघूर्ण जीरो हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होगा जीरो, तो किसको करेंगे जीरो, अल्फा को, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा क्या होता है कोणीय त्वरण होता है, ठीक है, अल्फा होता है हमारा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अगर मेरे पास विस्थापन का फलन हो और मैं उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँ, डी थीटा बाई डी टी निकालू, तो वो होगा हमारा ओमेगा, जो कि क्या होगा कोणीय वेग, ठीक है। अगर मैं वापस डी ओमेगा बाई डी टी का अवकलन करूँ टी के सापेक्ष, या डी थीटा बाई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर करूँ, यानी कि या तो थीटा वाले का दो बार अवकलन करूँ या ओमेगा वाले का एक बार करूँ, यानी कि बात तो ये इसी का वापस से अवकलन कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा कोणीय त्वरण अल्फा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डी थीटा बाई डी टी निकाला, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 टी स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 टी, ये आ गया मेरा डी थीटा बाई डी टी। उसके बाद डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर निकाला, जो कि किसके बराबर होता है अल्फा के, 12 टी माइनस 12 है। फिर क्या करेंगे हम अल्फा बराबर जीरो रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन में बोला कितने समय बाद बलागुण जीरो होगा, तो अल्फा बराबर जीरो रखने पे क्या मिला मुझे टी बराबर 1 सेकंड, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टी बराबर 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का पतला वृत्तीय वलय कोणीय वेग ओमेगा के साथ अपनी अक्ष के परितः क्या करता है, घूर्णन करता है। यदि वलय के व्यास के विपरीत सिरों के बीच द्रव्यमान m के दो पिंडों को जोड़ दिया जाता है, तो वलय के घूर्णन करने पर कोणीय वेग होगा। सीबीएसई आईपीएमटी मेंस का क्वेश्चन है 2010 का। देखो ये आपकी वलय है ना, और ये क्या है वलय का अक्ष, इसको बोलते हैं वलय का अक्ष, जो कि उसके तल के लंबवत होता है और केंद्र से गुजरता है। इसके सापेक्ष क्या कर रही है ये वलय, रोटेशन कर रही है, घूम रही है, और इसका वलय की त्रिज्या दी हुई है, उसने कितनी दी हुई है r, ठीक है। वलय का द्रव्यमान कितना दिया है कैपिटल M, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि वलय, और इसने ये भी दिया है कोणीय वेग ओमेगा दिया है, ठीक है, नियत कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि वलय के व्यास के विपरीत सिरों के बीच द्रव्यमान m के दो पिंड जोड़ दिए, तो ये वलय है ना। अब इसके व्यास, व्यास क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसकी त्रिज्या का दुगना, तो व्यास के दो सिरों पर यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर आमने सामने दो समान द्रव्यमान के क्या कर दिए पिंडों को जोड़ दिया। ये भी द्रव्यमान m का है और ये भी द्रव्यमान m का पिंड है। अब इनको बिल्कुल सिमेट्रिकली जोड़ा है हमने, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसने जोड़ने के बाद पूछा है वलय के घूर्णन करने पर उसका कोणीय वेग क्या होगा, यानी कि इनको जोड़ने के बाद इसका घूर्णन, ये कोणीय वेग क्या होगा इसने पूछा है। अब होगा क्या कि ये जो मैंने दो पिंड जोड़े यहाँ पर, इनकी वजह से क्या होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण इसमें कुछ परिवर्तन आएगा। सबसे पहले चूंकि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। कोणीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। और कोणीय संवेग के लिए हम जानते हैं कि टो बराबर डी एल बाई डी टी होता है। कैसे, जिस प्रकार एफ बराबर डी पी बाई डी टी होता है, उसी प्रकार एफ को तो किसने प्रतिस्थापित कर दिया, टो ने, और पी को किसने कर दिया, एल ने। यहाँ एफ होता है बल, ये है बलाघूर्ण, यहाँ पी होता है संवेग, यहाँ एल होता है कोणीय संवेग। तो टो बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी जीरो हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर यहाँ पे एल है कोणीय संवेग और एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो समीकरण 1 से क्या लिखा मैंने वापस, डी एल बाई डी टी बराबर जीरो, तो डी एल बराबर क्या जाएगा जीरो। अब डी एल को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या होता है एल टू माइनस एल वन, या कहें एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ये जीरो होने पर। तो एल इनिशियल बराबर होगा एल फाइनल के, यानी कि प्रारंभ में कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, अंत में कोणीय संवेग के बराबर होगा। अब प्रारंभ में कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, एल बराबर आई ओमेगा, ठीक है। अब ये वलय जो होती है हमारी, वलय के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हमेशा क्या होता है हमारा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, और यही जड़त्वाघूर्ण किसका होता है, खोखले बेलन का होता है,
ठीक है, ध्यान रखना, खोखले बेलन का, ठोस बेलन का अलग होता है। खोखले बेलन का उसकी अक्ष से, उसकी जो मुख्य अक्ष से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण उसका भी क्या आया था, mr² होता है। ये दो तो आप याद कर लेना, ठीक है। और खोखली वलय का, है ना, वलय भी खोखली होती है, बेलन भी खोखला है, तो इसको एक तरह से वलय के बराबर मान के, अब वैसे तो कैलकुलेट करते हैं बकायदा, तो ये यही आता है, ठीक है। पर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो क्योंकि वलय भी खोखली है और बेलन भी बीच में से क्या है, खोखला है, तो दोनों का क्या है, जड़त्वाघूर्ण समान है, ठीक है। तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर आई फाइनल ओमेगा फाइनल। तो यहाँ मुझे क्या पूछा है, अंत में कोणीय वेग पूछा है, तो ओमेगा फाइनल बराबर, ये इसको इधर भेज दिया, ये आया। अब यहाँ पर आई इनिशियल क्या था, mr² था, ठीक है, प्रारंभ में तो ये था आपका जड़त्वाघूर्ण, उसके बाद इंटू ओमेगा, ओमेगा इनिशियल क्या था, ओमेगा दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में। अब आई फाइनल कैसे चेंज होगा, जड़त्वाघूर्ण का सूत्र तो वही रहेगा mr², लेकिन यहाँ पे कुल द्रव्यमान जो है m वो बढ़ जाएगा, जहाँ पे वलय का द्रव्यमान और प्लस इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये आएगा m+2m और ये त्रिज्या r², तो r² से r² कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर जो कि क्या है, ओमेगा फाइनल है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, m ओमेगा अपॉन m+2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है एक मोटर वाहन किसी सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है। मोटर वाहन है, कोई भी ले सकते हो आप। इसके पहिए की त्रिज्या दे रखी है 0.45 मीटर है और घूर्णन अक्ष के परितः पहिए का जड़त्वाघूर्ण दिया है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रुकने में कितना समय लगा, 15 सेकंड का समय लगता है, तो ब्रेक द्वारा पहिए पर लगा औसत बलाघूर्ण का मान क्या होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मोटर वाहन का पहिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो 4 पहिए या 2 पहिए वाला वाहन है, जो भी मानो आप, तो उसमें क्या होता है, बीच में ऐसे अक्ष, इसकी अक्ष के सापेक्ष ये रोटेशन करता है। इस तल के लंबवत अक्ष होती है आपकी, इसके तल के लंबवत अक्ष होती है केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है। इसका जड़त्वाघूर्ण दे ही दिया डायरेक्ट, 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दे दिया। इस तो जड़त्वाघूर्ण तो आपको निकालना नहीं है। इसके बाद यदि ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रुकने में 15 सेकंड का समय लगा। अब ब्रेक कहाँ पे होते हैं, इसके केंद्र में होते हैं ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ से ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ तो ये कुछ दूरी पर जाके रुक जाएगा। तो जब ये ब्रेक लगना स्टार्ट होगा तब भी रोटेशन तो कर रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद तो ब्रेक द्वारा पहिए पर लगा औसत बलाघूर्ण। अब जैसे अगर पहिया इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो आपको जो बलाघूर्ण है, यानी कि बलाघूर्ण यानी कि बल इंटू मतलब बलाघूर्ण एक रोटेशनल उसमें लगता है वे में, तो बलाघूर्ण इसके अपोजिट उसमें लगाना पड़ेगा, इसको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये इस डायरेक्शन में बलाघूर्ण लगाएगा, उससे क्या होगा, पहिया रुकेगा और कुछ दूरी जाके रुक जाएगा। तो ये पूछा है इसने कि औसत बलाघूर्ण का मान क्या होगा। जो मैंने लगाया ना बलाघूर्ण औसत, इसका मान पूछा है, टो एवरेज का मान इसने पूछा है। सीबीएसई आईपीएमटी लेटेस्ट परीक्षा 2015 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, मोटर वाहन का वेग दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज कर लिया हमने, मीटर बटा सेकंड, तो यह है मेरा 150 मीटर बटा सेकंड। पहिए की त्रिज्या उसने दी हुई है 0.45 मीटर। तो पहिए का जड़त्वाघूर्ण दिया है आई बराबर 3 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मोटर वाहन का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट बराबर वी बाई आर, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया ओमेगा, ये जाएगा वी बाई आर, तो इसको ओमेगा नॉट बोल दिया मैंने, तो यह वी बाई आर। अब ओमेगा नॉट वी का मान रख दिया, ठीक है, वेग दिया हुआ उसने वाहन का, और आर भी दे दिया, तो ये रख दिया, तो ये कितना आया 100/3 रेडियन बटा या रेडियन प्रति सेकंड। फिर इधर आ जाओ, मोटर वाहन का कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी होता है वैसे तो ये, ठीक है। अब डेल्टा टी में क्या होगा, टी फाइनल, या फिर कह सकते हो हाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब हुआ क्या कि वाहन तो रुका ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे तो टी इनिशियल को मैं क्या मानता हूं, मतलब मैंने मानता हूं कि टी बराबर 0 पर वाहन का ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो टी इनिशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वास्तव में हम लेते हैं टी ही है सिर्फ, यहाँ टी फाइनली आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। 15 सेकंड लगे उसे। अब डेल्टा ओमेगा तो हो गया ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा 0, यानी कि अंत में कोणीय वेग क्या हो जाएगा उसका 0, रुक जाएगा ना वाहन, तो कोणीय वेग यानी कि वेग क्या हो जाएगा 0। तो वाहन का वेग तो 0 होगा, लेकिन कोणीय वेग किसका है, ये
पहिए का है कोणीय वेग, तो इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा, तभी तो वहां रुकेगा जब पहिया रुकेगा। तो ओमेगा इनिशियल क्या आया हमारा, -100/3 आ गया, ये निकाला हमने ओमेगा इनिशियल या ओमेगा 0, जो भी आप बोलना चाहे इसको ओमेगा इनिशियल भी बोल सकते हो। ये लो, तो ये आ जाएगा मेरा अल्फा बराबर -100/45 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस किसको प्रदर्शित करता है, ये माइनस इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो बलागुण है ये पहिए की गति का क्या करेगा, विरोध कर रहा है, तभी तो पहिया रुका। ठीक है, तो एक तरह से ये मंदन वाला काम है। ठीक है, मंदन, जैसे आपने बल में पढ़ा था ना मंदन, उसी प्रकार ये मंदत मतलब मंदन कोणीय त्वरण है। ठीक है, तो अंत में वाहन रुक जाता है, अतः ओमेगा फाइनल क्या होता है, 0। ये मैंने यहाँ वाली कंडीशन के लिए लिखा है। तो ब्रेक द्वारा पहिए पर लगा औसत बलागुण, वही वाला सूत्र, टो बराबर आई अल्फा। अल्फा मेरे पास आ चुका है, आई उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोल्व करेंगे, आएगा 6.66 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। ये बटा भी लिख सकते हो आप, या सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हो। ये किसकी इकाई है, अपनी टो की इकाई है, ये पीछे वाली। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन में पूछा है, लंबाई L और द्रव्यमान M की एक पतली छड़ को अपने मध्य बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर क्या करा है, मोड़ा गया है। छड़ के मोड़ बिंदु से एक अक्ष इस तरह जाता है कि मुड़ी छड़ के दो भागों से बने तल से अक्ष लंब दिशा में है, इस अक्ष के परितः मूड़ी छड़ का जड़त्व आघूर्ण होगा। 4 ऑप्शन से दे रखे हैं, सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 का क्वेश्चन। अब हुआ क्या इसमें, जैसे मान लो आपकी ये छड़ थी, एक पूरी छड़ थी एल लंबाई की और एम द्रव्यमान की। अब इसको क्या किया, यहाँ से बीच में से मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद ये कैसी हो गई, ऐसी और ऐसी हो गई। टोटल लंबाई एल थी, तो ये कितना हो जाएगा L/2, और ये भी कितना हो जाएगा L/2। इसका द्रव्यमान M/2 और इसका भी द्रव्यमान M/2। ठीक है, ये इस बिंदु से इसको मोड़ा गया है। चित्र मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है, 90 डिग्री कोण पे मुड़ी L/2 और M/2 M/2 के हिसाब से। फिर ये पूछ रहा है कि कौन सी अक्ष के परित, जैसे ये यहाँ जिस बिंदु से मैंने मोड़ा, तो इसके तल के लंबवत। ठीक है, ऐसे तल के लंबवत बाहर और अंदर दोनों तरफ जा रही है, तो इसके तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पूछा है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो ये छड़ है, ठीक है, इसके लंबवत इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण अलग होता है और इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण अलग होता है। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो ये वाली कंडीशन बन रही है। कैसे, जैसे ये रही अक्ष और इसके लंबवत, तल के लंबवत बाहर या अंदर दोनों साइड आपके एक लाइन जा रही है, तो इस छड़ के किनारे से गुजरने वाली, यानी कि एक कोने से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, तो ये छड़ और ये कोने से गुजरने वाली अक्ष, ये इसको आप जेड अक्ष बोल सकते हो। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रही जेड अक्ष ही है, तो जेड और जेड डैश। ठीक है, तो इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, जो होता है आपका 1/3 ml² होता है। ठीक है, जहां पे m तो होता है छड़ का द्रव्यमान, ठीक है, और l होती है उसकी पूरी छड़ की पूरी लंबाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छड़ के एक कोने से गुजरने वाली छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, 1/3 ml² होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। चूंकि छड़ को क्या करा है, मध्य से जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है या तोड़ा गया है या मोड़ा गया है, जो भी है, इसलिए उसके प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, L/2 होगी, तथा द्रव्यमान क्या होगा, M/2 होगा। ठीक है, तो प्रत्येक भाग के प्रत्येक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, यानी कि दोनों भाग है ना। अब इसके इस वाली अक्ष के सापेक्ष पूछा है उसने यहाँ से, है ना, तो प्रत्येक भाग के प्रत्येक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, यानी कि इसके लिए भी सेम आएगा और इसके लिए भी सेम आएगा। क्या आएगा, मैंने बताया था सूत्र 1/3 ml²। तो 1/3 एज इट इज, m द्रव्यमान, इस छड़ का द्रव्यमान M/2, तो ये M/2, और L², छड़ की लंबाई L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। सेम इसका भी ये आएगा। तो अतः मध्य बिंदु O से गुजरने वाली लंब अक्ष, यानी कि लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। अब आपको एक प्रमेय पता है, किसकी प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, जो कि क्या होती है, IZ बराबर IX प्लस IY, यानी कि Z अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण बराबर होगा X अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण और Y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण के।
इसमें कंडीशन ये होती है कि तीनों अक्ष क्या होनी चाहिए, एक ही बिंदु पर मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ मिल रही है, मूल बिंदु पे मिल रही है। तो ये आ जाएगा मेरा, देखिए, अतः मध्य बिंदुओं से गुजरने वाली लंब अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, यानी कि एक ही बिंदु पे निकल रही, जेड तल के लंब अंदर बाहर जा रही है, तो आई जेड, इसको मैं जेड भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जेड अक्ष के अनुदिश है। तो आई जेड बराबर ये पूरा क्या है, आई एक्स, और ये पूरा क्या है, आई वाई। इसके इसके अनुसार लिखा मैंने। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है, आई एक्स और आई वाई सेम है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो हमने निकाला 1/3 m/2 और l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे लिख दिया, 1/3 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ml²/8 और ml²/8। तो हो जाएगा बराबर 1/3 ml²/4, जो फाइनली आएगा ml²/12। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा ml²/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक ठोस गोला लोटनी गति कर रहा है, ठीक है। लोटनी गति में वस्तु की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के टी है, के साथ साथ घूर्णी गतिज ऊर्जा के आर भी होती है। गोले के लिए के टी अनुपात के टी प्लस के आर का अनुपात होगा। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। देखो, जैसे ठोस गोला है, ये मान लो आपका गोला है, ये कैसा है, ठोस है, ठीक है। मान लो ये क्षैतिज धरातल है आपका, थोड़ा सा ढलान है, तो ये क्या करेगा, रोटेशन करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो एक तो इसमें दो तरह की गति होगी, एक तो ये इस दिशा में क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा, ऐसे घूर्णन गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। एक इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो रेखीय गति करेगा इस प्रकार से, ठीक है, VCM यानी कि सेंटर ऑफ मास, रेखीय गति करेगा, वो इस दिशा में करेगा, और ये रोटेशनल मोशन करेगा, मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, एक तो गतिज ऊर्जा, मतलब एक तो रोटेशनल मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण तो होगी के आर, यानी कि इसको बोलेंगे के रोटेशनल, ठीक है। और स्थानांतरण के कारण होगी के ट्रांजिशनल, ठीक है। ये होगी के ट्रांजिशनल और ये होगी के रोटेशनल। दो प्रकार की क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो यही पूछा है उसने, अनुपात पूछा है, के टी अनुपात के टी प्लस के आर का अनुपात पूछा है। वस्तु की लोटनी गति में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है हमारे के ट्रांजिशनल, एफ नहीं, ये ट्रांजिशनल है, टी, के टी बराबर 1/2 mVCM²। समीकरण नंबर 1 दे दिया, जहां पे VCM क्या है, वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है। लोटनी गति की कुल ऊर्जा आ जाएगी के टी प्लस के आर। लोटनी गति यानी कि इस प्रकार लौटते हुए गति करेगा, उसमें दोनों प्रकार की गतिज ऊर्जा होगी, के टी भी होगी और के आर भी होगी। तो यहाँ पे के टी ट्रांजिशनल कैसे आएगी, हाफ mv² से 1/2 द्रव्य, मतलब अपने गोले का द्रव्यमान है और इसके सेंटर ऑफ मास का वेग, तो VCM का स्क्वायर, प्लस रोटेशनल के कारण वो गतिज ऊर्जा क्या आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग। लगभग इसी के जैसा सूत्र है, बस यहाँ द्रव्यमान के स्थान पे आ गया जड़त्वाघूर्ण और यहाँ रेखीय वेग के स्थान पे आ गया कोणीय वेग। तो ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ठोस गोला है, अब गोले में भी दो तरह के होते हैं, ठोस का लिए अलग है और इसके लिए खोखले के लिए अलग होता है। तो ठोस गोले के लिए व्यास के सापेक्ष, व्यास यानी कि इस प्रकार व्यास, ये व्यास होता है केंद्र से गुजरने वाला, ऐसा कोई भी अक्ष बना लो आप, तो इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, I बराबर 2/5 mr², जहां m होता है गोले का द्रव्यमान और r होता है गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, 2 में 1 से मान रखेंगे तो 1, मतलब ये समीकरण 2 में 1 का मान रखेंगे के टी का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अतः कुल गतिज ऊर्जा जाएगी के टी प्लस के आर, तो ये आएगी 1/2 mVCM², के टी ट्रांजिशनल के कारण ये वाली गतिज ऊर्जा और के आर रोटेशनल के कारण हाफ, और आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई का मान रख दिया मैंने यहाँ से, ये 2/5 mr², ठीक है। फिर इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, और ओमेगा को मैंने क्या रख दिया, VCM/R, क्योंकि VCM बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। वैसे तो V बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है, तो VCM के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो VCM बराबर ओमेगा आर, और यहाँ पे मान किसका चाहिए मुझे, ओमेगा का, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, VCM/R। तो VCM/R मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 एम वी सी एम स्क्वायर बचेगा। कैपिटल एम का मान मैंने स्मॉल एम रख दिया। रखने से क्या मिला मुझे, एम वी सी एम स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1/5 या 7/10 एम वी सी एम का स्क्वायर। अब अनुपात पूछा उसने, तो के ट्रांजिशनल अपॉन के ट्रांजिशनल प्लस के रोटेशनल, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर अपॉन 7/10 एम वी सी एम स्क्वायर। एम वी सी एम स्क्वायर से एम वी सी एम स्क्वायर कट गया, यह आया आपका 5/7। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 5/7 या 5:7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।